आइए भारतीय संविधान। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिहार एग्जाम्स वाला एवरीवन। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का बिहार एग्जाम्स वाला पर। और मैं देख पा रहा हूँ आप लोग बिल्कुल देखो, परेशान नहीं हो। परेशान होके कुछ भी नहीं मिलेगा बाबू लोग, है ना। प्लेलिस्ट बनवा दीजिए बाबू, बन जाएगा प्लेलिस्ट। थोड़ा सा समय दो, क्योंकि देखो प्लेलिस्ट के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होता है, ठीक है। परेशान नहीं हो, प्लेलिस्ट बनवा दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, प्लेलिस्ट बनवा दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, टेंशन नहीं लो। हाँ चलो, मेरी सारी क्लासेस आपको यहीं मिल जाएंगी बिहार एग्जाम्स वाला पर बेटा, ठीक है। हाँ आ जाओ। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का विकास, आज है पार्ट 4। आज भाग नंबर 4 है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और कल हमने कहा था आपसे कि कुछ हम एक्ट पढ़ेंगे, जिन एक्टों के नाम भी हमने बताए थे, याद है क्या? बताओ भाई। आज जो हम एक्ट पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली चार्टर एक्ट 1853, जिसे हिंदी में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1853 का राजलेख। और अगर कुछ हिंदी में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं चार्टर एक्ट। हिंदी में चार्टर ही लिखा जाता है, आपने देखा भी होगा। चार्टर एक्ट 1853। इन तीनों का ही मतलब एक है, ठीक है, सेम ही मतलब है। तो इस पर चर्चा करेंगे आप सभी प्यारे बबुआ लोगों से कि क्या इसमें हुआ, क्या बातें हुई, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ ठीक है, सभी प्यारे दोस्त आ जाओ। बहुत दुख दर्द तकलीफ समस्या है। क्या भैया तकलीफ है? देखो, हमने आप लोगों से एक बात कही है कि अगर आपको कोई भी तकलीफ है, दिक्कत है, तो क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में तकलीफ छोड़ दिया करो। अगर वो मेरे बस में होगी, मेरे दायरे में होगी, तो मैं उसे हल करने का जरूर प्रयास करूंगा, ठीक है बाबू लोग। चलो आगे आ जाओ भाई। अच्छा, यहाँ से है क्या? चलो, तुमको लिख के पढ़ना है कि ऐसे ही पढ़ना है? चार्टर कब का चार्टर है भैया? 1853 का। कब का है? 1853 का। हमने इसके ऊपर आपसे एक बात और भी की थी कि 1853 का जो चार्टर है, इसमें पहला जो पॉइंट है वो क्या बनता है, ध्यान से समझिएगा। कहते हैं कि 1853 के चार्टर के तहत पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में जो कार्यपालिका थी, जिसे हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और जो विधायिका थी, ठीक है, उनके कार्यों को पृथक किया गया या अलग किया गया। जैसे आपने कभी आर्टिकल नंबर 50 पढ़ा होगा, तो मैं कहता हूं खाओ ब्रिटानिया 50-50। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण हो गया था, अलग अलग हो गए। अब वही बात हुई कि जो चोर है वही जज बन जाए। भाई नेता ही जज हो तो कभी उसको सजा मिल ही नहीं सकती। जैसे मैं आप लोग हैं, आप लोगों से कहूं भाई पेपर आपका है, पेपर आप लोग दे लो, फिर कॉपी भी आप ही को चेक करनी है, तो बताओ एक भी आदमी फेल होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर पहला पॉइंट यही बनता है मेरे प्यारे दोस्त। मैं बिल्कुल आराम से आपको लिख के बता दूंगा। इसके अंतर्गत अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इसके अंतर्गत कार्यपालिका और विधायी कार्यों को पृथक किया गया। इसका मतलब क्या हुआ? अंग्रेजी में भी गुरुजी लिख दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, दिस एक्ट
द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव separated function of executive separated from the legislative ठीक है, क्लियर मेरे प्यारे भाई, जल्दी से बताओ। डन। तो कार्यपालिका और कार्यपालिका और विधायिका के जो कार्य थे वो दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है। वीडियो अपलोड क्यों नहीं करते भैया? अपलोड नहीं, लाइव पढ़ा रहे हैं और वीडियो अपलोड होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है। तरुण कुमार जी, बिल्कुल परेशान नहीं होइए, आप आराम से रेस्ट कर लीजिए, ठीक हो जाइए, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। जिया, इसके लिए एक सेशन लगवा देंगे, OMR सीट के लिए एक सेशन करवा देंगे। ठीक है, अलग से। ठीक है। हाँ, राधे कृष्णा, राधे राधे बेटे। क्लियर, नोट आउट कर लो फटाक से, फिर हमसे नहीं कहना। अब दूसरा पॉइंट क्या बनता है उस पर भी चर्चा करेंगे। कहते हैं इस एक्ट के तहत भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद का निर्माण किया गया। क्या किया गया था? इस एक्ट के तहत भारत के लिए पृथक विधान परिषद का गठन किया गया। मतलब ये बात एकदम साफ हो गई कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द लेजिस्लेटिव काउंसिल या एस्टैब्लिश्ड सेपरेटेड लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इंडिया। लिख लीजिए यहां पे, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस अधिनियम के अनुसार या इसके तहत एस्टैब्लिश्ड या कॉन्स्टिट्यूटेड लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। एस्टैब्लिश्ड और यू कैन से कॉन्स्टिट्यूटेड। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कॉन्स्टिट्यूटेड सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर किसके लिए? इंडिया। ये दो काम यहां पर किए गए थे। आशा है दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी। पहले में कार्यपालिका और विधायिका के जो कार्य थे वो अलग अलग कर दिए गए। मतलब 1853 से पहले कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक साथ काम करते थे। ठीक। इस एक्ट के तहत दूसरा क्या पॉइंट बना कि पृथक मतलब अलग विधान परिषद को बनाने का काम किया गया। क्लियर मेरे प्यारे दोस्त? दो पॉइंट हैं इसके इंपॉर्टेंट, दोनों नोट कर लिए जाएं। देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन ऑल्सो। अब आपका आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं 1858। देखो इस एक्ट का जो जन्म हुआ ना, भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1858 का जो जन्म है, ये जन्म तो 1857 की क्रांति ने दिया ना। 1857 की क्रांति होती ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में इतनी अधिक
जानकारियां जो कि सही थी लेकिन ब्रिटिश सरकार तक कभी ना पहुंचती, जिस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी बरकरार बनी रहती। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो कारण था मेरे बाबू वो क्या था बताइए? रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। ठीक है, और आप सभी बाबू लोगों को पता है कि 1857 की जो क्रांति है, अगर मैं उसकी बात करूं, ठीक है, किस पर मैंने कहा 1857 की क्रांति, अगर ये नहीं होती तो चीजें पता ही नहीं चलती ब्रिटिश सरकार को। तो 1857 की क्रांति का श्रेय किसको दिया जाता है? मंगल पांडे जी को। मंगल पांडे भाई, शुरू करने वाले व्यक्ति तो यही थे। बोलो यस और नो। 1857 की क्रांति को जब इन्होंने शुरू की बैरकपुर से, कहां से शुरू की थी? बैरकपुर, यहां शुरू की थी। और जब 1857 की क्रांति हुई, इसी क्रांति के बाद भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस कंपनी की जो पावर है वो खत्म कर दी गई। मतलब इस कंपनी के पास जितने भी पावर्स थे सारे पावर छीन लिए गए और ये हो गए नल एंड वॉइड। नल पावर, नल पावर का मतलब होता है शून्य, कुछ भी नहीं रह गया इनके पास। क्या हो गए? शून्य हो गए। क्यों? इसी क्रांति के बाद जो हमारी, ध्यान से सुनना, इसी क्रांति के बाद जो हमारी क्या ब्रिटेन की सरकार थी, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी, जो राजाशाही थी उस टाइम, उसने ये निर्धारित किया कि भारत में एक नया एक्ट बनेगा। क्या बनेगा? नया एक्ट बनेगा। और वो नया एक्ट क्या हुआ मेरे दोस्त? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम 1858। इसे एक नाम भी दिया गया, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस एक्ट को एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ठीक है, इस एक्ट को एक नया नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? एक्ट ऑफ द बेटर, ठीक है, एक्ट ऑफ द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी हां, ठीक है, बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रहेगा, ये आप हिंदी में लिखो या अंग्रेजी में, ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा, परेशान नहीं हो, टेंशन नहीं लिया करो, बस मोहब्बत से पहले पढ़ते रहो। कॉपी में एक काम नहीं लिखना चाहते हो भैया तुम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन अगर आप कर लेंगे तो उचित रहेगा, है ना? हाँ, एक्ट फॉर कर लीजिएगा। हाँ, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका एक अन्य ये नाम दिया गया। और जैसे ही ये एक्ट आया वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सत्ता थी भारत में वो क्या हो गई? समाप्त। क्या हो गई? समाप्त। बोलो, क्या हो गई? समाप्त। जैसे ही ये समाप्त हुई वैसे ही भारत में एक नया रूल आया जिसे कहा गया क्वीन रूल। क्वीन रूल का मतलब क्या होता है? बोलो, साम्राज्ञी का शासन। साम्राज्ञी का शासन, साम्राज्ञी का शासन, इसी को एक दूसरा नाम दिया गया। वो क्या है? इसका एक दूसरा नाम जो दिया गया मेरे दोस्त, वो नाम था ब्रिटिश क्राउन का रूल। ब्रिटिश क्राउन,
का रूल, ठीक है। और इसी को एक तीसरा नाम दिया गया, कितने नाम दिए गए सर, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इनमें से कुछ भी लिखा हो, बात तो एक ही है ना, बोलो हाँ या ना। इनमें से कुछ भी लिखा हो, बात एक ही है। डन, जल्दी से बताओ, ठीक है ना, जल्दी से बताओ। गुरुजी आज का 9 से 10 वाला क्लास का वीडियो नहीं मिल रहा। देखो मेरे प्यारे साथी, मेरी बात सुनो, 9 से 10 में बाहुबली सर ने क्लास ली होगी, तो वो वीडियो क्या होता है, 15 से 20 मिनट में अपलोड होता है, ठीक है। ये यूट्यूब की तरफ से होता है, हमारी तरफ से नहीं होता, ये यूट्यूब की तरफ से होता है। बात समझ रहे हैं, ठीक ना। तो एक एक इस नियम को ये 3 नाम दिए गए, चाहे अब इन्हें हिंदी में लिख लो, तुम्हारी इच्छा होगी सर हमको हिंदी में लिखना है, तो ब्रिटिश क्राउन आप लिख सकते हो हिंदी में, ब्रिटिश क्राउन लिख सकते हो कि नहीं भैया जी, जल्दी से बताओ। कोई ऐसा बच्चा जो कहे सर हमको समझे नहीं आ रहा है, क्या लिख रहे हो आप। ये इसे क्या कहा गया बेटा जी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, या आप कह सकते हो ब्रिटिश संसद, ठीक है। जल्दी बताओ, ब्रिटेन गवर्नमेंट, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटेन सरकार, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो यार लिख ही लेते होगे, अगर इसमें भी धोखा है भैया तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा, हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई दिक्कत बाबू लोगों को, जल्दी बताओ। ये क्या थी, 1857 की क्रांति, रिवोल्ट है ये, कब का है, 1857 की क्रांति है, ठीक है। अब देखो इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो हिंदी में भी, ऐसा नहीं कि हिंदी में नहीं लिख सकते। एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है बाबू। तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। मजा आ रहा है, मौज करो, रोज करो, आशीर्वाद है बाबू, आशीर्वाद है। जिया उस पर हम वीडियो बना देंगे, थोड़ा समय दो, आज ही बना देंगे, ठीक है। हाँ देखो भाई, इससे बड़ा नहीं हो सकता, अब इतने बड़े से क्या बड़ा लिखूंगा मैं, हाँ इससे बड़ा आप कितना बड़ा लिखूंगा बेटा, फिर इससे आप तुम शैतानी कर रहे हो भाई। मैं पुलिस में, रोशन भैया किस में, पुलिस में, हाँ। और रोशन भैया का सवाल है आप कितने तारीख तक क्लास लेंगे। रोशन भैया नमस्ते, नमस्ते सभी को। रोशन भैया अगर पुलिस के लिए पूछ रहे हो तो 15 को पेपर लास्ट है, तो 14 तक क्लास लेंगे पुलिस की, ठीक है। फिर अपना बिहार एसएससी शुरू है, इंटर लेवल, इसीलिए शुरू कर दिया है। फिर जितने पुलिस वाले बच्चे हैं सब इनको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। अब यार सबका रिप्लाई नहीं दे पाते ना बाबू, आपसे इसीलिए कहा है। ये नोट हो गया, या ये बताओ पहले नोट हो गया कि नहीं। अब दूसरा काम क्या हुआ उसे भी समझ लेते हैं। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि भारत का जो शासन था, जो इंडिया का शासन था, वो किसके हाथों में चला गया था। इंडिया का जो शासन था वो किसके हाथों में चला गया था, डायरेक्ट किसके हाथों में, क्वीन साम्राज्ञी के हाथों में, या ब्रिटिश क्राउन, या ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों में, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, हाँ नेक्स्ट आ जाओ बाबू। अब देखो इस एक्ट में एक और काम हुआ, वो भी हम आपको बता ही देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो आपका भारत शासन अधिनियम 1858 है, इसमें एक काम और हुआ था। पहले आप लोग जानते हैं भारत में गवर्नर जनरल हुआ करते थे, बोलो हाँ या ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे, और इसमें कोई शक थोड़ी ना, कोई दो राय भी नहीं है, हुआ करते थे भाई। इस नाम को बदलकर
मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बदल दिया और उसे नाम दिया वाइसराय ऑफ इंडिया, वाइसराय ऑफ इंडिया। हालांकि इसकी कुछ शक्तियों को इन्होंने कम कर दिया था, कमजोर बनाने का भी प्रयास किया, लेकिन उतनी कमजोर बना नहीं पाए जितनी वो बनाने के फिराक में थे या बनाना चाहते थे। इस प्रकार अब यहां पे दो चीजें निकल के आती हैं। इस प्रकार जो भारत का लास्ट गवर्नर जनरल हुआ, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ, इस प्रकार भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल हुआ, क्या लिखोगे? भारत का क्या बेटा जी? अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ वो लॉर्ड कैनिंग हुआ। क्या नाम था बाबू? लॉर्ड कैनिंग, नाम याद रखिएगा, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग हुआ। और मेरे प्यारे दोस्त, भारत का जो पहला वायसराय हुआ, फर्स्ट वायसराय, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया जो हुआ, भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय जो हुआ वो कोई और नहीं हुआ। तो सर कौन हुआ? वो कोई और नहीं हुआ, वो भी लॉर्ड कैनिंग ही हुआ। देखो एक तरफ हिंदी में लिख दिया है कैनिंग का नाम और एक तरफ अंग्रेजी में लिख दिया है, तो इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बोलो मुद्दा क्लियर? जल्दी से बताओ, ठीक है। बातें ये कहीं ना भूलना। रोशन भैया आशीर्वाद है बाबू, सभी जितने भी बच्चे बिहार पुलिस में पढ़ रहे हैं सब वर्दी लेके आएंगे, और यहाँ जब आएंगे ना तो जो हमारी टीम है, हम हैं, बाहुबली सर हैं, रविंदर सर हैं, साइंस वाले सर हैं, सभी लोग, मतलब हम लोगों का सीना इस बार मतलब गर्व से चौड़ा होगा, ये मुझे आशा है। हाँ देखो अलका जी, मैं आपको बता दूं, जब आप पेड बैच में पढ़ने आएंगी, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि YouTube बंद हो जाएगा, YouTube चलता रहेगा, लेकिन YouTube पे थोड़ी प्रोसेस बहुत लंबी है, पेड की प्रोसेस लंबी नहीं है। पेड की प्रोसेस जो है वो कंसाइज होती है। कंसाइज का मतलब जिस एग्जाम के लिए आप काम कर रहे हैं सिर्फ उसी एग्जाम को डेडिकेटेड है। YouTube की जो क्लास है वो आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए बिहार का, जो तुम्हारी इच्छा करे, बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी इंटर लेवल, बिहार पुलिस दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस फायरमैन, बिहार पुलिस मद निषेध, बीपीएससी तक का पीटी दे लीजिए, सब कुछ इसी से आ जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखो। चलो चलें, जल्दी से बताओ, डन हो गई बात? जल्दी से बोलो। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है किंग भैया, कौन था? भारत का जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल जो था, ठीक है, याद रखिएगा, उसे किस नाम से जाना जाने लगा? भारत का वायसराय, भारत का वायसराय, वायसराय, ठीक है, याद रहेगा ना दोस्त? किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरा ये कहना है, ठीक है। चलो लॉर्ड कैनिंग हो गया, चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब हम लोग जो बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, अगले एक्ट की ओर बढ़ेंगे, और एक्ट का जो नाम है, एक्ट का जो नाम है वो है इंडियन काउंसिल
काउंसिल एक्ट कब आया था सर जी? 1861, 1861 में। सर हिंदी में क्या कहते हैं इसे? हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम, या आप एक्ट भी कह सकते हैं, अधिनियम 1861। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सर इस एक्ट में क्या हुआ ये हमें बताया जाए, ठीक है। इस एक्ट में क्या हुआ ये बताया जाए, ठीक है। चले ना? नहीं, ऑफलाइन नहीं होता बाबू मेरा बैच, सिर्फ ऑनलाइन बैच है हमारा। ठीक है। देखो इसमें किया क्या गया, ध्यान से समझो, पहले इस एक्ट को समझो। इस एक्ट के तहत पहली बार जो भारतीय लोग थे या जो भारतीय प्रतिनिधि थे, ठीक है, उनको शामिल किया गया कानून बनाने की प्रक्रिया में। मतलब ये हुआ कि इस एक्ट से पहले जो भी कानून बनते थे उनमें सिर्फ अंग्रेज ही भाग लेते थे, अंग्रेजों के द्वारा ही बनाए जाते थे। वो किसी भी भारतीय से नहीं पूछते थे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। लेकिन ये जब एक्ट आया तो इस एक्ट के द्वारा जो भी कानून बन रहे हैं या कानून बनाने की प्रक्रिया है उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। तो पहला पॉइंट क्या बना? कानून बनाने की प्रक्रिया में, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। शामिल किया गया इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया में जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स थे, प्रोसीजर्स ऑफ लॉ मेकिंग, जो कानून बनाने की, विधि बनाने की प्रक्रिया थी, उनमें पहले भारतीय भाग नहीं लेते थे, लेकिन अब लेंगे। ठीक है, आप कैसे लिखोगे इसको अंग्रेजी में? द प्रोसेस ऑफ या द प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग, है ना, द प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग सिस्टम, इंडियन डेलीगेशन पार्टिसिपेटेड इन इट। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो इन इट, इंडियन members participating for law making procedures या लॉ मेकिंग प्रोसेस, प्रोसीजर या प्रोसेस, वॉट एवर यू राइट। देखो हम शब्दों को अंग्रेजी में छोटा करना चाहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में भी हम शब्दों को छोटा रखना चाहते हैं। ठीक है, आशीर्वाद है भैया, आशीर्वाद है, शत्रुघ्न, है ना बाबू, आशीर्वाद है एकदम। इस बार आपको वर्दी लेके आना है, फिर आके फोटो भी तो खिंचाना है मेरे साथ, आना है कि नहीं बताओ? आओगे ना भैया, बाबू आना है ना? हाँ, आशीर्वाद है बाबू, आशीर्वाद है, जितने बच्चों का है सबको आशीर्वाद है। ठीक है, हाँ देखो, नोटेड। दूसरी चीज क्या हुई उसे भी समझ लीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ का, क्योंकि एग्जाम में अक्सर रहता है। ठीक है, यहां स्पेशल तौर पर 1862, 1866 और साथ ही साथ में 1897, 1897, ठीक है, ये तीन अलग अलग वर्ष हैं।
इन अलग अलग 3 वर्षों में भारत के अलग अलग प्रांतों में क्या बनाए गए? लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए। क्या बनाए गए? लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए। ठीक है, याद रखिएगा, क्या बनाए गए? लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए। अब कहां कहां बने सर और कब कब बने? तो 1862 में जो बना था वो बंगाल में बना था। ठीक है, 1866 में जो बना था, आज के समय के हिसाब से अगर मैं नाम लूं तो उत्तर प्रदेश है। कहोगे उस समय का नाम लीजिए, तो उस समय उत्तर प्रदेश को कहते थे उत्तर पश्चिम या पश्चिमी सीमा प्रांत। क्या कहते थे उस टाइम पे? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत कहते थे उस टाइम उत्तर प्रदेश को। मैं लिख दे रहा हूं, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, याद रहेगा, ये नाम था उत्तर प्रदेश का। और 1857 में, 97 में पंजाब में। तो ये वो 3 जगह हैं जहां पर अलग अलग विधान परिषदों का गठन किया गया। विधान परिषद मतलब क्या है मेरे दोस्त? लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए। नोट करते रहिएगा एक एक बात। ठीक है, हाँ, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण। अब एक और बात कई बार पूछी जाती है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, कि 1862 में जो समय चल रहा था वो लॉर्ड कैनिंग का चल रहा था। तो लॉर्ड कैनिंग में भारत की जो विधान परिषदें थीं उनमें 3 रियासतों के राजाओं को मनोनीत किया, या ऐसे कहो 2 रियासत के 3 राजाओं को मनोनीत किया। कौन कौन से थे यहीं पर लिखवा देते हैं। 1862 जो लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग जो है बेटे नॉमिनेटिंग, लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेट्स या नॉमिनेटिंग, मनोनीत कर रहा है, नॉमिनेटिंग the members in the legislative council हिंदी में लिखोगे 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में कितने सदस्य नॉमिनेट किए, मनोनीत किए? 3 सदस्यों को मनोनीत किया। 3 सदस्यों को मनोनीत किया, मनोनीत किया। अब ये 3 सदस्य हैं कौन सर, ये भी बता दीजिए। बोलो भाई, ऑब्वियस सी बात है आप नाम जानने के इच्छुक होंगे। इच्छुक हैं? जल्दी बताओ भाई, इच्छुक है नाम जानने के? जल्दी बोलो फटाफट से। तो उस टाइम पे बनारस के राजा, पटियाला के राजा और उसके साथ में सर, कौन सर? दिवाकर साहब को नियुक्त किया गया था। दिवाकर को, ठीक है, किसको? दिवाकर को।
दिवाकर राव लिखिएगा पूरा नाम, ठीक है। दिवाकर होगा, एक सेकंड रुकिएगा, दिनकर लिखिएगा, दिवाकर नहीं लिखिएगा, दिनकर राव, दिनकर राव लिखिएगा दोस्त, दिवाकर नहीं लिखिएगा, दिवाकर नहीं है, दिनकर राव लिखिएगा, ठीक है। ठीक, ये 3 लोग थे, ठीक है दोस्त, ये 3 लोग थे जो नॉमिनेट हुए थे। तो ये नाम जरूर याद रखें, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब हम बढ़ने वाले हैं अगले एक्ट की ओर, जिसका नाम है अगेन इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम 1892। कब का है? 1892 का। तो इसका हिंदी तो नहीं लिखना पड़ेगा मुझे, बोलो। इसमें 2 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और 2 ही फैक्ट ही बताने हैं मुझे, इसमें ज्यादा नहीं बताने। सबसे पहला पता है यहां क्या हुआ? सबसे पहला यहां ये हुआ कि सबसे बड़ी चीज थी, सबसे बड़ी जो चीज थी वो ये थी, इंट्रोड्यूसिंग इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। कहोगे ये क्या भला है गुरुजी? भारत में अभी तक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली नहीं थी, ठीक है। तो यहां पर क्या किया गया? भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को शुरू किया गया। अब आप शुरू किया गया, अब आप ये कहोगे सर अप्रत्यक्ष, जैसे हमने आपको बहुत बार बताया है, क्या बताया है कि अप्रत्यक्ष का मतलब है एक ऐसा चुनाव जिसमें हम और आप, देश की जनता, डायरेक्ट हिस्सा या भाग नहीं लेती है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं कह दूं आप सभी से कि क्या आप लोगों में से कोई ऐसा है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया हो? राष्ट्रपति के चुनाव में, बोलो। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो आपका आंसर होगा नहीं सर, तो फिर ये इनडायरेक्ट है। मैं आपसे कह दूं क्या आपने उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया है? तो आप कहोगे नहीं सर। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तीसरा है मेरे प्यारे दोस्त राज्यसभा का चुनाव। राज्यसभा का चुनाव या के चुनाव, जिसे हम कहते हैं इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। क्या आपने कभी विधान परिषद के चुनाव में भाग लिया है? तो ये हो गया इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल।
ये वो इलेक्शंस हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं, मतलब इसके अलावा जो चुनाव हो रहे हैं वो सब डायरेक्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हो रहे हैं वो सब डायरेक्ट हैं, जैसे लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव तो ये डायरेक्ट है। जैसे आप कह दो विधानसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव तो डायरेक्ट है। आप कह दो पंचायत का चुनाव, मुखिया जी का, डायरेक्ट है। आप कह दो नगर निगम का चुनाव, या आप कह दो नगर पालिका का चुनाव, ठीक है, याद रहेगा ये डायरेक्ट है सब। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आ गया? जल्दी बोलो भाई मेरे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आ गई बात? जल्दी से बोलो। मैं देखो देख रहा हूं कई लोग बातें ही कर रहे हैं, है ना, और बातें ही करते रहोगे कैसे काम चलेगा फिर, है? अच्छा, मैं एक और बात आपको बता दूं, ये एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे बड़ी जो चीज है, ठीक है, इस एक्ट में क्या की गई, इस एक्ट से पहले जो भी बजट आते थे, क्योंकि भारत में जो बजट सिस्टम है, भारत में जो बजट सिस्टम है, बजट सिस्टम, जो बजट प्रणाली है भारत की, दैट विल बी इंट्रोड्यूस्ड, बजट प्रणाली, इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1860 में किया गया था, 1860 में सर जेम्स विल्सन ने, जेम्स विल्सन ने, ठीक है। तो जब यहां पर ये आया था उस टाइम पे भारत में शासनकाल चल रहा था लॉर्ड कैनिंग का, नॉट डलहौजी, इट्स लॉर्ड कैनिंग, इसका शासनकाल था, इसके शासनकाल में लाया था, ठीक है। तो बजट सिस्टम जो है वो कब आ गया हमारे यहाँ पे, 1860 में। बजट सिस्टम तो आ गया, लेकिन जो अंग्रेज बजट बनाते थे, जो ब्रिटिश थे, वो जो बजट बना देते थे वही बजट पास हो जाता था, उस पर आप कुछ पूछ नहीं सकते थे, अगर पूछे तो 2 कंटाप कान के नीचे पड़ेगा, समझ गए? इस तरीके से पता चला तुम जा रहे हो, कोई मार दिया तुमको, हाँ, पता चला मर गए, ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो अगर ओवरऑल बात करें हम, ठीक है, अगर हम ओवरऑल बात करें, ठीक है, तो यहां पर अगर देखोगे तो सबसे बड़ी चीज क्या हुई 1892 के एक्ट में, कि जो भी बजट आएगा, जो भी बजट आएगा, वॉट एवर द बजट, वॉट एवर द बजट, वॉट एवर द बजट, जो भी बजट लाया जाएगा, उस बजट के पास होने से पहले इस पर जो भारतीय सदस्य हैं, जो इंडियन मेंबर्स हैं, सदस्यों को बहस करने का अधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया, दिया गया, और उससे संबंधित प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया। बात क्लियर? मतलब जो इंडियन मेंबर्स हैं, दे वांटेड टू डिबेट ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट या ऑन बजट, तो उन्हें ये पावर मिल गई, दे स्टोर द पावर। तो इस एक्ट ने क्या किया 1892 के,
According to this act, they store the power to Indian members to debate and also asking a question related to the presentation of budget. तो जो भी बजट से संबंधित बातें थी उन सब पर चीजें डिस्कस की जा सकती थी। ठीक है, बात क्लियर हो गई भाई? जल्दी से बताओ सर जी ज्योग्राफी की क्लासेस कब से होंगी? पहले पॉलिटी तो पढ़ लो भैया, तुम लोग यार बड़े परेशान करते हो हमको, हम सीधे साधे फंस जाते हैं तो तुम लोग सब परेशान करते हो। शासनकाल को कहते हैं टर्म ऑफ लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लिख लोगे? ठीक ना? चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने आप लोगों को ये भी पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया। ठीक है, ये तीनों एक्ट पढ़ा दिए हैं और इससे पहले एक एक्ट था 1853 का, वो भी आज पढ़ा दिया है। 4 एक्ट कहे थे, चारों पढ़ा दिए। कल आपके ये 4 खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग जब ये 4 खत्म हो जाएंगे तो काम ही खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग इस पर आ जाएंगे, फिर संविधान सभा पर चर्चा होगी। ठीक है, किस पर चर्चा होगी? संविधान सभा पर चर्चा करेंगे। ठीक ना? बोलो जल्दी से, ठीक ना दोस्त? अच्छा, एक बात और सुन लो ध्यान से, ये जो कंटेंट है ना, ऐसा कंटेंट पेड में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ नैन्सी खुश रहो, आशीर्वाद है। ठीक है, हाँ बबली रीजनिंग वाले सर 5 तारीख या 6 तारीख से शुरू करेंगे, 5 या 6 से शुरू होगी उनकी क्लासेस, अभी फिलहाल में तो शुरू नहीं होंगी। ठीक है, 5-6 में शुरू होंगी क्योंकि आपको इंतजार ही करना पड़ेगा फिलहाल में। आज कहानी यहाँ से शुरू हुई थी और प्लीज़ आप लोग नोट डाउन जरूर कर लें जिससे कि आप लोग परेशान ना हो। अच्छा, एक चीज़ मैंने 1861 का है ना, 1861 में एक चीज़ नहीं बताई क्या? अरे भाई बड़ी एक अच्छी चीज़ है, बता दें क्या आप लोगों को? अगर आप लोग कहो तो बता दें। 1861 में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट छूट गई है। देखो दिमाग है, सब कुछ याद बना रहे तो जरूरी तो नहीं होता है, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहां पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, शक्ति प्रदान की गई। अब किसको शक्ति दी गई होगी बताओ जल्दी से? ऑब्वियस सी बात है, लॉर्ड कैनिंग को दी गई होगी, हाँ या ना? अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको दी गई होगी? लॉर्ड कैनिंग को, क्योंकि यही वायसराय हुआ करता था। भैया बोलो, तो जो वायसराय था, क्या लिखोगे अंग्रेजी में? प्रोवाइड द पावर टू द वायसराय फॉर इशू ऑफ ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस को हिंदी में अध्यादेश कहते हैं। ठीक है, और यह अध्यादेश कितने समय में पास होना चाहिए? उस टाइम के हिसाब से 6 महीने में पास होना चाहिए था, और आज के हिसाब से अधिकतम समय 6 महीने प्लस 6 सप्ताह होता है। तभी तो राष्ट्रपति भी जारी करता है ना अध्यादेश, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। बोलो, और 213 के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल ऑर्डिनेंस इशू करता है, प्रेसिडेंट भी इशू करता है और राज्य का राज्यपाल भी इशू करता है। क्या इशू करता है? ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। ठीक है, दोनों इशू करते हैं, और पास करने का समय क्या है इनके? 6 महीने प्लस 6 सप्ताह, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, याद रखिएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर है ना बात भैया जी? बोलो यार, कोई दुख तकलीफ समस्या? अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है भैया, आशीर्वाद है बाबू, आशीर्वाद है दीपक। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आप सभी प्यारे दोस्तों को, ठीक है, हाँ ढेर सारी शुभकामनाएं साहस वन में। अच्छा राम भक्त भैया, देखो यार तुम पेपर देने जा रहे हो ना जिस चीज का, ठीक है प्रांशु, ठीक है,
उस चीज के लिए, ठीक है, जितना भी पढ़ाया हूं वो सारा उतना ही काम का है, ठीक है। इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो पुलिस में कभी नहीं आई हैं, ना पूछी जाएंगी, ठीक है। तो पेड कोर्स में हम चलते हैं जिस एग्जाम का जैसा पैटर्न होता है उस आधार से, ठीक है। उसमें हमारे पास में समय सीमा है कि इतने समय में खत्म करना है ना। यूट्यूब पर समय सीमा नहीं है। पता चला ये टॉपिक अब हम देखो तुम सब 3-4 दिन से पढ़ा रहे हैं, पर वहां 2 ही दिन पढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि जिस एग्जाम का जैसा समय है उसका वैसा ही दिया जाएगा। चलो खैर, टेंशन नहीं लो, परेशान नहीं हो, तुम पेपर दे के आओ, एक भी सवाल बाहर हो तो बताना, ठीक है। हाँ ठीक है ना। चलो तो फिर मुलाकात करते हैं तुमसे कब, बोलो जल्दी से, कब करेंगे मुलाकात। आशीर्वाद है सबको, आशीर्वाद है, परेशान नहीं हो। मुलाकात करेंगे शाम 4 बजे बिहार पुलिस के लिए, संपूर्ण जीके जीएस में। और फिर शाम 6 बजे बातें करेंगे पॉलिटी और ज्योग्राफी की। यहाँ जीके जीएस की बातें होंगी और यहाँ बातें होंगी ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी की। तो जुड़ना ना भूलें, ठीक है। और बिल्कुल टेंशन नहीं लो, जो जो पढ़ाया है वही वही एग्जाम में आएगा, एक सवाल बाहर नहीं होगा, मेरा वादा है आपसे और वो वादे पर मैं कायम हूँ, ठीक है। हाँ चलिए, तो जितने प्यारे दोस्त हैं सभी को राम राम, राधे राधे, थैंक यू, जय हिंद।